हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आपकी जो अभी जो फेस्टिवल चल रही थी, होली और शब बारात जो है अच्छे से आप लोग पर मनाए होंगे। और सभी लोग भाईचारे के साथ मिलजुल करके अपने अपने फेस्टिवल को मनाए होंगे। सो गाइस, आज हम लोग जो है एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग जो है लेसन 1 यानी कि मानव भूगोल प्रकृति एवं क्षेत्र ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप का जो है लेसन 1 का पहला जो लेसन है पार्ट 1, उसी चैप्टर से संबंधित ये आपका लास्ट टॉपिक है। जिस टॉपिक में हमने जो लिया है वो मानव भूगोल की अध्ययन विधियां या उपागम, ठीक है। क्या लिए हैं? मानव भूगोल की अध्ययन विधियां या उपागम है, यानी कि अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। यानी कि मानव भूगोल की उपागम क्या है। तो मानव भूगोल की उपागम का यहाँ पे अर्थ ये होता है कि जैसे कि कहने का मीन्स हुआ गाइस कि मानव भूगोल को जो हम अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, मानव भूगोल का हम जो अध्ययन करते हैं तो इस अध्ययन का मेथड्स क्या है, विधि क्या है, अप्रोच क्या है, यानी कि किस प्रकार से हमारा मानव भूगोल का जो है अध्ययन की शुरुआत आरंभ किया गया था, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे देखेंगे आज कि भिन्न भूगोलवेत्ताओं के द्वारा जो है मानव भूगोल की जो अध्ययन विधि के संदर्भ में जो बताया गया है उसके आधार पे इसे जो है इस अध्ययन विधि को हम 2 पार्ट्स में बांट करके पढ़ेंगे, ठीक है। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में बांट के पढ़ेंगे। नंबर 1 जो होगा वो हमारा होगा प्राचीन अध्ययन विधियां, ठीक है, जिसको हम क्लासिकल अप्रोच भी कहते हैं, ठीक है। पहला क्या होगा? प्राचीन अध्ययन विधियां, जो क्या होगा क्लासिकल अप्रोच है। और दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो क्या होगा? आधुनिक यानी कि नई विचारधारा, ठीक है गाइज। तो इस प्रकार से जो है हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। सो गाइज, इस वीडियो में आप पूरे बने रहें और इस टॉपिक को अच्छे से समझें, जो आपके एग्जाम और दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। देखिए पहला हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है प्राचीन अध्ययन विधियां क्लासिकल अप्रोचेज, ठीक है, जिसका जो है इसे जो है प्राचीन अध्ययन विधि को जो है भी आगे कई उपवर्ग में बांटा गया। जैसे कि मैंने बताया कि मानव भूगोल का 2 उपवर्ग है, एक प्राचीन और दूसरा आधुनिक, जिसको हम न्यू कह सकते हैं, जो अभी वर्तमान में जो चल रहा है, ठीक है गाइज। तो इस हिसाब से जो है प्राचीन को भी अन्य वर्गों में भी बांटा गया है। इसमें हम पहला भी देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। इसमें पहला है विवरणात्मक उपागम। क्या है गाइस? विवरणात्मक उपागम, डिस्क्रिप्टिव अप्रोचेज। डिस्क्रिप्टिव अप्रोचेज क्या है, ठीक है गाइस। तो देखिए यहाँ जो डिस्क्रिप्टिव अप्रोचेज जो है इसके संदर्भ में देखिए क्या कहा गया है कि 19वीं शताब्दी, किसमें गाइस? 19वीं शताब्दी के पूर्व जब धरातल के अज्ञात क्षेत्रों की खोज भौगोलिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। यानी कि जब 19वीं सदी की बात हो रही है तो 19वीं सदी के संदर्भ में आप देखेंगे तो हमारे विश्व के जो लगभग बहुत सारे ऐसे देश थे जो अज्ञात थे, जिसकी खोज नहीं हुई थी, ठीक है। तो ऐसे देशों के बारे में जो है या खोज करने की जो प्रोसेस थी, प्रक्रिया थी, वो चल रही थी, ठीक है। जिसमें जो हमारे भूगोलवेत्ता थे वो नए नए क्षेत्रों की मानव संस्कृतियों का अपने अपने वातावरण से किस प्रकार समायोजन हुआ, ठीक है। यानी कि जो हमारे भूगोलवेत्ता थे जो नए नए अज्ञात क्षेत्रों के बारे में जो खोज कर रहे थे, ठीक है, तो उन क्षेत्रों की जो है मानव संस्कृति और उनकी जो अपनी संस्कृति थी, उन दोनों संस्कृतियों के बीच में क्या संबंध है या उनसे किस प्रकार से भिन्न है, डिफरेंट है, अलग अलग है, उनके बीच का वो क्या कर रहे थे, किस प्रकार से समायोजन हुआ है, और व्यक्तिनिष्ठ वर्णन करते थे। व्यक्तिनिष्ठ मतलब उसे सब्जेक्टिव रूप में यानी कि विवरणात्मक रूप में जो है उसकी व्याख्या करते थे कि वो हमारी संस्कृति क्या है और जिस क्षेत्र की खोज हुआ है, जिस देश के बारे में जो अज्ञात क्षेत्र था उसके बारे में जो खोज किया गया है, तो उसके संदर्भ में उनका क्या विचार था, उन दोनों विचारों को समायोजन करके जो है वो क्या करते थे, उसका डिस्क्रिप्टिव रूप से क्या करते थे, वर्णन करते थे, ठीक है। और इस प्रकार से जो प्राचीन अरबी भूगोलवेत्ता, यानी कि देखिए अब इसमें जो है इस विचारधारा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया? अरब के भूगोलवेत्ताओं ने दिया था। जैसे कि यहाँ पे कुछ नाम जैसे देखिए दिया हुआ है, इब्न खालदून,
अलवरुणी इब्न बतूता जैसे प्रमुख जो है भूगोलवेत्ता थे, जो इस उपागम को बढ़ाने में जो है अपना योगदान, महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। ठीक है गाइस, तो आप ये देख लीजिए। दूसरा है पारिस्थितिकी उपागम, इकोलॉजिकल अप्रोचेस। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे क्लासिकल अप्रोच का दूसरा पार्ट है पार्ट्स पारिस्थितिकी उपागम अर्थात इकोलॉजिकल अप्रोचेस। यानी कि पारिस्थितिकी उपागम मींस इकोलॉजिकल जो होता है वो क्या होता है, हमारी पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी जो हमारा होता है, जो एक परितंत्र का निर्माण करता है, उस पारिस्थितिकी का हमारे बीच क्या संबंध होता है। तो इस संदर्भ में देखिए क्या कह रहा है गाइस कि भूगोल में 1880 के बाद इस उपागम से मानव भूगोल के अध्ययन का चलन बढ़ा। यानी कि हम भूगोल के क्षेत्र में जो है 1880 के बाद जो है 80 के बाद जो है क्या हुआ कि मानव भूगोल का जो है अध्ययन जो हो रहा था वह किस उपागम के तहत हुआ, पारिस्थितिकी उपागम के तहत इसका आरंभ किया गया था। और इसी उपागम में जो है मानव समूहों एवं उसके भौतिक वातावरण के मध्य परिवर्तनशील संबंधों की व्याख्या की जाती है। यानी कि इसी उपागम के तहत क्या किया गया गाइस कि मानव और जो हमारा जो पर्यावरण है, जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र है, सिस्टम जो है जिसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं, उस सिस्टम के बीच में क्या संबंध है, क्या उसमें परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तनशील संबंधों का जो है अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से जो आप देखेंगे, जो आपने पिछले के वीडियो में आपने देखा था थॉट्स यानी कि थॉट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल की विचारधाराओं के तहत आपने पढ़ा था कि नियतिवाद विचारधारा, संभववाद और नवनियतिवाद विचारधारा का जो है सूत्रपात यानी कि जन्म जो है कहाँ से हुआ गाइस, इसी उपागम के माध्यम से किया गया था। ठीक है गाइस, तो ये था आपका दूसरा पारिस्थितिकी उपागम। नेक्स्ट देखेंगे तीसरा क्रमबद्ध उपागम, सिस्टमैटिक अप्रोचेस। यानी कि क्रमबद्ध यानी कि आप समझ ही रहे हैं कि क्रमबद्ध मतलब सिस्टमैटिक, यानी कि कोई भी काम जो हम करते हैं क्रम से करते हैं। उसी तरह से मानव भूगोल का जो है एक सिस्टमैटिक जो टर्म था वो इस उपागम के तहत अध्ययन करने में इसका उपयोग किया गया। जैसे कि आप देखेंगे सबसे पहले लिखा हुआ इस उपागम की सूत्रपात हमबोल्ट ने किया था। किसने किया था गाइस, हमबोल्ट ने किया था। और इसे याद ये भी रखेंगे कि हमबोल्ट को जो है आधुनिक भूगोल के जनक क्या कहते हैं गाइस, इसे आधुनिक भूगोल के जनक कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये आप कहते हैं कि इस उपागम की शुरुआत किसने किया, हमबोल्ट ने किया था। इस प्रकार से आप देखिएगा जो इस उपागम के अनुसार जो है संपूर्ण पृथ्वी या अध्ययन क्षेत्र को एक इकाई मानकर उसके संदर्भ में एक एक भौगोलिक तत्व, यानी कि देखिए इसमें क्या कहा गया है कि इस उपागम के अनुसार जो संपूर्ण पृथ्वी को शामिल किया गया है। यानी कि हम इस उपागम के तहत जो है सिस्टमैटिक रूप से जब हम अध्ययन करते हैं तो संपूर्ण पृथ्वी को हम ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी को ले सकते हैं और उसके एक एक टॉपिक को, एक एक जो पॉइंट मतलब कि टॉपिक है उस टॉपिक को लेकर के हम उसके संदर्भ में जो क्या करते हैं अध्ययन करते हैं। जैसे कि हम ऊंचा वंश ले सकते हैं, जलवायु ले सकते हैं, मिट्टी, कृषि, पशुपालन, जनसंख्या, अधिवास का अध्ययन हम पूर्ण किया जा सकता है। यानी कि ये क्या है, किसी भी भूगोल के अंतर्गत जो है एक टॉपिक है और उस टॉपिक के अनुसार से जो है हम एक सिस्टमैटिक रूप से क्रमबद्ध तरीके से हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो है तीसरा रखेंगे और यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। प्रादेशिक उपागम, रीजनलिस्टिक अप्रोचेस। ठीक है, यानी कि प्रादेशिक उपागम ये आपका जो है क्लासिकल अप्रोच जो है हमारी प्राचीन जो विचारधाराएं हैं उपागम की, उस उपागम की ये चौथा ये और लास्ट है। ठीक है गाइस, इसमें हम देखेंगे प्रादेशिक उपागम का जो है इसका सूत्रपात किसने किया, यानी कि इसका प्रतिपादन किसने किया। तो इस उपागम की सूत्रपात जो है किसने किया गाइस, कार्ल रिटर ने किया था। किसने किया था, कार्ल रिटर ने किया था। और ये बहुत ही प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे जो हमबोल्ट के समकालीन भी थे। इस उपागम के अनुसार से जो है संपूर्ण पृथ्वी या अध्ययन क्षेत्र को छोटे छोटे समरूप क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे प्रदेश कहते हैं। यानी कि जो भी हमारी पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है, इस संपूर्ण पृथ्वी को क्या किया जाता है, छोटे छोटे क्षेत्रों के रूप में उसको विभाजित कर दिया जाता है, उसको बांट दिया जाता है और उस
विभाजित जो भाग होते हैं, क्षेत्र होते हैं, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं गाइस? प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्रदेश कहते हैं। और उस प्रदेश में क्या करते हैं कि प्रत्येक प्रदेश को एक अध्ययन क्षेत्र मानकर समस्त भौगोलिक तत्वों का अध्ययन करते हैं। यानी कोई भी एक प्रदेश को हम मान लेते हैं और उस क्षेत्र को जब हम प्रदेश मानते हैं तो प्रदेश मान करके उसमें हम क्या करते हैं, अध्ययन के लिए जो है उसके जो तत्व है, भौगोलिक जो समस्त भौगोलिक तत्व हैं, उस भौगोलिक तत्व का हम एक एक करके उसका हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे कि इस उपागम का जो है सर्वाधिक विकास ब्लास, अरिस्टोफेन, हैटलर और हॉटसन ने किया था। ठीक है, यानी कि इस प्रादेशिक उपागम का जो है विस्तारीकरण करने के लिए, इस उपागम को जो है और अधिक बढ़ावा देने के लिए जो है इन्होंने ब्लास महोदय ने, अरिस्टोफेन ने, हैटलर और हॉटसन जैसे जो प्रमुख भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने भी जो है अपने इस मानव भूगोल की जो है की व्याख्या करने के लिए, अपनी विचारधाराओं में शामिल करने के लिए जो है इन्होंने इस उपागम का प्रयोग किया था। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में गाइस हम लोग जो इसके दूसरे पार्ट को देखेंगे, इसमें हमने प्राचीन विचारधारा को पढ़ा है और अगले क्लास में जो है हम नेक्स्ट जो टॉपिक होगा यानी कि इसी से संबंधित यानी कि नई विचारधारा जो आधुनिक विचारधारा है उसके टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।